हाँ जी, अब शुरू करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन। इस समय जो सीए फाउंडेशन की कंपनी लॉ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला मैंने अपनी लास्ट क्लास में डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कंप्लीट कर दिया। अब दो डॉक्ट्रिन ऑफ और पढ़ रहे हैं। वन इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड अनदर इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो अगर आप यहाँ देखें तो एक लॉ है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और एक है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं कि इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी एक प्रिंसिपल। वो क्या है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहना चाह रहा है, पहले आप जनरल बात समझो। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहना चाह रहा है कि जितने भी आउटसाइडर हैं कंपनी के, ये प्रिज्यूम्ड किया जाएगा उन्हें मेमोरेंडम और आर्टिकल की भरपूर जानकारी है। ये प्रिज्यूम्ड किया जाएगा, और ना केवल ये प्रिज्यूम्ड किया जाएगा कि उन्हें जानकारी है, ये भी प्रिज्यूम्ड किया जाएगा कि उन्होंने उसे पूरा समझ भी लिया है। क्यों? क्योंकि एक सेक्शन है 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिकली कभी भी जाकर कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल में एमसीए की साइट पर www.mca.gov.in पर जाकर देख सकते हैं एक प्रिस्क्राइब्ड फीस पे करके। अगर आप नहीं देखते हैं, भाई मेरी कंपनी है, और आप बाद में कहते हैं हो मेरे आर्टिकल तो मैंने देखे नहीं और सॉरी नेग्लिजेंस हो गई, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, नहीं, हम ये मानेंगे आपने आर्टिकल और मेमोरेंडम की हर बात को पढ़ लिया है, एंड ना केवल पढ़ लिया, आपने समझ भी लिया है। अब आपने पढ़ा नहीं है तो वो आपकी बेवकूफी है। और ऐसी कंडीशन में अगर आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमारे साथ जिसमें जो आर्टिकल के बाहर है, तो कंपनी की गलती के साथ साथ आपकी भी गलती है, एंड यू कैन नॉट स्यू ऑन द कंपनी। सो यही बात मैंने मेमोरेंडम में डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस में भी बोला था कि भाई कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो है ही ना, आपको सारी चीजों की जानकारी है, तो कंपनी कभी भी ऐसे में डैमेजेस पे नहीं करेगी। तो व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस? उससे पहले सेक्शन 399 पढ़ी जिसके बारे में बात कर रहा था। प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस एनी डॉक्यूमेंट केप्ट बाय रजिस्ट्रार, और इसकी कॉपी भी ले सकता है, ठीक है, एक प्रिस्क्राइब्ड फीस पे करके। जो भी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली फाइल हो रहे हैं, इसमें कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कहते हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी व्हेन रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बिकम अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन टू एनी पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस। तो आपने नहीं देखा, ये आपकी प्रॉब्लम है, बट ये माना जाता है कि आपने इसे देख लिया होगा। यहां पर कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या है? वो कह रहे हैं वेदर अ पर्सन रीड्स द डॉक्यूमेंट और नॉट, ही इज प्रिज्यूम, चाहे आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये प्रिज्यूम किया जाएगा दैट he is presumed to have knowledge of the content of the document. He is not only presumed to read the document but also understood them in the in their true perspective. कि आपने उसे पढ़ भी लिया है और साथ में आपने क्या कर लिया है, उसको समझ भी लिया है, आपने उसको समझ भी लिया है। And every person dealing with the company not only has constructed notice of memorandum and article but also of all other related documents such as special resolution which are required to be registered with registrar. साथ में ये भी कह रहे हैं वो केवल मेमोरेंडम आर्टिकल पे नहीं लग रहा है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ऐसी सारी चीजों पे लगता है जिनको आरओसी के यहां रजिस्टर्ड कराना मैंडेटरी है, जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन भी आता है। इज इट क्लियर? सो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो आरओसी के पास फाइल होना मैंडेटरी और कंपनी ने फाइल कर दिया है और आप बाद में कहते हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो इसमें आप कुछ नहीं कह सकता, कंपनी पर आप उसके लिए कोई भी डैमेजेस नहीं कर सकते। तो दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। यानी डियर, ये किसको सेव करता है? ये सेफगार्ड देता है टू कंपनी, कंपनी के लिए सेफगार्ड देता है ये। आउटसाइडर मतलब कंपनी ने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो उसके आर्टिकल मेमोरेंडम के बाहर है, तो आउटसाइडर ये नहीं कह सकता कि आर्टिकल मेमोरेंडम के बाहर है तो मुझे डैमेजेस दीजिए, और अगर ये वॉइड नल एंड वॉइड है तब भी वो ऐसा नहीं कह सकता। तो ये सेफगार्ड टू दी कंपनी है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ऐसी प्रोसीडिंग्स जो आरओसी के यहां रजिस्टर्ड होनी ही नहीं है, जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं, यानी कंपनी के अंदरूनी मामले, कंपनी के आंतरिक मामले, जिनका आरओसी में पब्लिकली कोई
फाइलिंग नहीं होनी है, क्या हम ये प्रिज्यूम करें कि वो बात भी आउटसाइडर को अंडरस्टूड होगी? क्या ऐसा मानना चाहिए? तो ऑब्वियसली नो। भाई कैसे परमिटेड होगा? कैसे भाई? मुझे आप जैसे स्टूडेंट प्राइड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, तो हमने कोई स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल किया, हमने आरओसी को फाइल कर दिया, पास करने के बाद आपको जानकारी हो गई। अब हमने कोई एक बोर्ड की ऐसी मीटिंग करी इंटरनली जिसमें हमने कोई डिसीजन लिया जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भेजना जरूरी नहीं है, बोर्ड के यूजुअल डिसीजन भेजने वहां जरूरी नहीं होते, तो क्या आपको ये पता लग जाएंगे? क्या हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि आपको जानकारी है? आपको जानकारी हमें देनी पड़ेगी, बट अगर हम आरओसी को कोई जानकारी दे रहे हैं तो ये प्रिज्यूम्ड है कि वो आपको जानकारी है। सो प्लीज, इसीलिए एक दूसरा लॉ बनाया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये कहता है आंतरिक मामलों के मामले में आउटसाइडर को जानकारी नहीं रह सकती, इसलिए सेफ गार्ड टू आउटसाइडर है। यानी ये आउटसाइडर को सेव करता है। कैसी चीजों की जानकारी के लिए? कि भाई अगर कोई आंतरिक मामला है जो कंपनी ने अपने आप डिसीजन कर लिया, इंटरनल मैटर, जिसे उसने बताया ही नहीं आउटसाइडर को और आउटसाइडर को पता नहीं है, और इस वजह से कोई भी चीज वॉइड हो गई या कोई भी ब्रीच हो गया, तो आउटसाइडर कैन क्लेम द डैमेजेस। अरे आप खुद ही सोचो ना, मैं आपसे ये नहीं कह सकता ना आपको पता होना चाहिए था, आपको हमारी बोर्ड की हर बात को आपको कान लगा के सुनना चाहिए था। आप कहोगे भाई मुझे क्या पता, मुझे सिर्फ वही चीजें तो पता लग सकती हैं विच you inform the ROC, which you have informed the ROC. If you have informed the ROC तो मेरे को पता लग जाएगा। बट ऐसी कोई भी चीज विच इज नॉट गोइंग टू बी फाइल्ड विद द ROC और विच इज नॉट नेसेसरीली टू बी फाइल्ड विद द ROC, उसका मुझे कैसे पता लग जाएगा? सो अगर उनकी गड़बड़ी, अगर उसमें कोई गड़बड़ी हुई और उस वजह से मुझे कोई नुकसान हुआ, आउटसाइडर कहता है, तो मैं उसके लिए डैमेजेस क्लेम करूंगा। और ये प्रिंसिपल सेट हुआ एक बहुत ही रिनाउंड केस में। उस केस का नाम था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवंड। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवंड। ये रहा बच्चों, ये रहा केस हो, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवंड। ये वाला एक केस है जहां पर ये फैक्ट से डिसाइड हुआ। एक सेकेंड, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवंड। इस केस में क्या था, तुर्कवंड एक कंपनी का ऑफिशियल लिक्विडेटर था। उस कंपनी ने क्या करा, रॉयल ब्रिटिश बैंक को बॉन्ड इशू करे पाउंड 2000 के। कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ था कि डायरेक्टर्स कैन इशू द बॉन्ड्स उस लिमिट तक जो शेयर होल्डर की मीटिंग डिसाइड करे। यानी डायरेक्टर लोन बॉन्ड इशू कर सकता है, लोन ले सकता है, लेकिन उस लिमिट तक जो मीटिंग्स में डिसाइड होगा। आर्टिकल में यह बात लिखी थी। रॉयल ब्रिटिश बैंक के पास जब डायरेक्टर्स पहुंचे और उन्होंने 2000 पाउंड का बॉन्ड इशू करके लोन ले लिया रॉयल ब्रिटिश बैंक से, तो रॉयल ब्रिटिश बैंक ने आर्टिकल में देखा कि हाँ, डायरेक्टर्स के पास पावर है लोन लेने की, और कितनी पावर है ये इन लोगों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग बना ली होगी, क्योंकि बोर्ड ने जो रेजोल्यूशन पास किया होगा वो फाइल होना मैंडेटरी नहीं है। तो उन्होंने कहा, लेकिन अब क्या हुआ, बोर्ड के पास जो पावर थी उससे ज्यादा का उन्होंने रॉयल ब्रिटिश बैंक से लोन ले लिया, और जब लोन ले लिया तो बाद में कंपनी ने कहा कि ये तो वॉइड हो गया। रॉयल ब्रिटिश बैंक ने जब अपना लोन मांगा तो उन्होंने कहा भाई हमारे डायरेक्टर्स ने जो लोन लिया वो उन्होंने अपनी पावर से बियॉन्ड ले लिया। रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कहा कि भाई मैंने लोन दिया था, आर्टिकल में लिखा था कि डायरेक्टर के पास पावर है लोन लेने की, कितनी पावर है ये लोग इंटरनली डिसाइड कर लेंगे। अब इंटरनली कितनी डिसाइड करिए मुझे कैसे पता लगेगा, बिकॉज वो ऐसा रेजोल्यूशन था जो आरओसी में पास फाइल नहीं हुआ। तो मुझे क्या ख्वाब आएगा रात को कि इतना वो होगा? मुझे तो ये पता है डायरेक्टर्स के पास पावर है लोन लेने की, कितनी पावर है ये इंटरनली डिसाइड कर लेंगे। अब आप ये नहीं कह सकते, या तो आप मुझे बताते कि इंटरनली इतनी डिसाइड हुई है, अगर आपने नहीं बताई तो मैं प्रिज्यूम्ड कर रहा हूं कि इंटरनली आपने डिसाइड करके मैटर किया होगा। बताइए बात सही है या नहीं है बैंक की? क्योंकि भाई इंटरनली आप क्या डिसाइड करो, या तो मुझे बताओ या मैं प्रिज्यूम करूंगा कि डिसाइडेड है, क्योंकि मैं तो उस मीटिंग में बैठा नहीं था कि आपने कितना डिसाइड किया, और आरओसी को वो डॉक्यूमेंट फाइल नहीं हुआ। डिसीजन जो रूटीन डिसीजन होते हैं वो आरओसी को फाइल नहीं होते। सो ऐसे में कोर्ट ने तर्क दिया कि रॉयल ब्रिटिश बैंक बिल्कुल सही है, 2000 पाउंड का जो
उसने लोन दिया है बॉन्ड के अगेंस्ट में, वो उसको रिकवर करने का पूरा रेडी है। और भले ही जो है बोर्ड के पास पावर कम की थी, बट ये अगर पावर कम की थी तो उन्हें बताना चाहिए था, क्योंकि इंटरनल मैटर था, ऑटोमेटिकली पता नहीं लग सकता। तो वो कह रहे हैं कि बॉन्ड जो इशू किए गए वो कंपनी की सील के अंदर किए गए, 2 डायरेक्टर्स ने साइन भी किए, सेक्रेटरी ने साइन भी किए, और जब कंपनी पे सू किया गया तो कंपनी ने कहा कि डायरेक्टर्स के पास उतनी पावर है जो ऑथोराइज बाय कंपनी रेजोल्यूशन हो, और रेजोल्यूशन पास किया गया था, बट उसमें स्पेसिफाई अमाउंट कितना है, ये डायरेक्टर्स कितना बोरो कर सकते हैं नहीं बताया था। कोर्ट ने कहा बॉन्ड वैलिड है, रॉयल ब्रिटिश बैंक इसको एनफोर्स करा सकता है। ही सेड दैट बैंक वाज डीम्ड टू बी अवेयर दैट द डायरेक्टर कुड बोरो ओनली अप टू द अमाउंट रेजोल्यूशन अलाउड। पता था बैंक को कि उतना ही बोरो कर सकते हैं जितना डायरेक्टर्स को अलाउ किया जाएगा, क्योंकि वो बात तो आर्टिकल में लिखी हुई थी, और आर्टिकल और जो है कंपनीज के रजिस्टर्ड भी थे। सो इसकी जानकारी तो थी, बट द बैंक कुड नॉट बी डीम टू नो विच ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास बिकॉज दिस वाज नॉट रजिस्ट्रेबल। लेकिन कितने रुपए तक का पावर है या पावर अभी डिफाइन नहीं की गई है, ये बात शेयर होल्डर की मीटिंग का रेजोल्यूशन आरओसी में रजिस्ट्रेबल नहीं है। तो या तो कंपनी मुझे बताए कि भाई इनके पास पावर नहीं है, या हम ये मानेंगे कि पावर है क्योंकि हमारे पास जानकारी के लिए और कोई तरीका नहीं है। तो बॉन्ड ऐसे में वैलिड होगा, और ये इंडोर मैनेजमेंट का रूल लग गया, यानी प्लीज। अच्छा आप ये देखिए, मैं आपकी कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट कर रहा हूं, और एग्रीमेंट में आर्टिकल में लिखा है ये एग्रीमेंट बोर्ड मीटिंग में पास होके ही हो सकता है। आर्टिकल में लिखा है, मुझे जानकारी है। मैं आपकी कंपनी के साथ जब एग्रीमेंट कर रहा हूं तो उसमें 2 डायरेक्टर्स ने साइन करे, ऐसे करके 2 डायरेक्टर्स ने साइन करे और बोला कि साहब बोर्ड, और मैंने बोर्ड रेजोल्यूशन देखा, उसमें लिखा है कि बोर्ड ने पास कर दिया। लेटर स्टेज पे मुझे पता लगा ये जो बोर्ड मीटिंग हुई है इसमें कोरम ही नहीं आया। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आने जरूरी है, वरना मीटिंग इनवैलिड होगी, और ये मीटिंग इनवैलिड हो गई। अब जब मीटिंग इनवैलिड हो गई, मैंने आपकी कंपनी को लोन दिया था, आपने कहा साहब ये जो लोन लिया गया है ये बोर्ड मीटिंग में पास होने के बाद ही हम ले सकते थे, बोर्ड मीटिंग ही इनवैलिड हो गई, तो इस वजह से आपने जो लोन दिया है ये बियॉन्ड हो गया और इसके लिए अब आप रिकवरी नहीं कर सकते। मैंने कहा भाई मैंने आर्टिकल में देखा बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, आपने मुझे रेजोल्यूशन दिखाया। अब वो बोर्ड मीटिंग के अंदर तो मैं बैठा नहीं था जो ये चेक करता कि कितने लोग आए हैं, मिनिमम आए हैं या नहीं आए हैं, ये तो मैं चेक नहीं कर सकता था। अगर ऐसी कोई इरेगुलरिटी थी तो या तो आप आरओसी को बताते तो मेरे को डीम नोटिस होता, या मैं खुद मुझे बताते। अगर नहीं बताया तो मुझे इंटरनल मैटर का कुछ नहीं पता, किसी के भी घर के आंतरिक मामलों का बाहर वालों को नहीं पता होता, जो बताते हैं घर वाले वही मान लिया जाता है। सो ऐसे ही अगर कोई इंटरनल मैटर में इरेगुलरिटी है जिसका बाहर वालों को कोई डीम नोटिस नहीं है, तो वो जैसा दिखाया जाएगा वैसा ही मान लिया जाएगा। उसमें बाद में कोई डेफिशिएंसी आती है तो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट किया जाता है। दिस इज इंडोर मैनेजमेंट, राइट। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कुछ कंडीशंस में आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, यानी आउटसाइडर ऐसे में अपना एक्ट, अपना कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करा सकता। कब? जब एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज थी उसे। यार आप खुद ही सोचिए कि डायरेक्टर ही आउटसाइडर भी है, डायरेक्टर ही आउटसाइडर भी है, यानी ऐसे समझिए मैं एक कंपनी में डायरेक्टर हूं और मेरी कंपनी मेरी वाइफ की कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट कर रही है, मेरी कंपनी मेरी वाइफ की कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट कर रही है। इन दैट केस वाइफ की अच्छा मेरी कंपनी में बोर्ड में ने कुछ बोर्ड मीटिंग में कोरम नहीं आया, ये बात की जानकारी मुझे, और मेरी ही दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मैं बाद में ये नहीं कह सकता ना कि भाई बोर्ड मीटिंग की जानकारी मुझे नहीं थी। आप मेरी बात समझिए। गौरव गुप्ता एक कंपनी में डायरेक्टर है से एक्स लिमिटेड, ये कंपनी वाई लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। वाई लिमिटेड में भी गौरव गुप्ता और उनकी वाइफ दोनों डायरेक्टर हैं। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। वाई लिमिटेड ने देखा आर्टिकल के हिसाब से बोर्ड मीटिंग में होकर ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बोर्ड मीटिंग में कोई इरेगुलरिटी है,
वो तो इस डायरेक्टर को पता ही है, और जब इस डायरेक्टर को पता है तो यहां पे इन लोगों को भी पता है। बाद में वाई लिमिटेड कह रही है हमें आंतरिक मामलों से क्या मतलब, तो वो कह रहे हैं आंतरिक मामलों में तो आपका बंदा बैठा था, तो इसका मतलब आपको जानकारी थी, और अगर अब आपको जानकारी थी तो प्लीज अब आप डैमेजेस मत मांगिए, आप डैमेजेस नहीं मांग सके, राइट। तो द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन व्हेन द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज नोटिस, अगर उसके पास नोटिस था। अब देखिए ये केस है, अ डायरेक्टर कुड नॉट डिफेंड एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू हिम एज ही पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग विच मेड द अलॉटमेंट। कंपनी ने शेयर अलॉट करे एक डायरेक्टर को, और शेयर अलॉटमेंट का काम बोर्ड मीटिंग में होता है, डायरेक्टर्स की मीटिंग में होता है। डायरेक्टर की मीटिंग में शेयर अलॉट किए गए, जब शेयर अलॉट किए गए बाद में उस मीटिंग में कोई इरेगुलरिटी हो गई, जिसको अलॉट किए गए वो डायरेक्टर ही था, तो डायरेक्टर को तो बोर्ड मीटिंग की इरेगुलरिटी भी पता थी, तो वो ये नहीं कह सकता मुझे जो शेयर अलॉट किए गए हैं उससे रिलेटेड कोई भी इरेगुलरिटी के लिए वो कोई क्लेम नहीं कर सकता है। सेकेंड, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। देखिए बच्चों, आपकी कंपनी मेरे को कुछ बेचने आती है, मेरे को कोई लैंड बेचने आती है, और आपकी कंपनी से पियोन आता है, वो कहता है भाई साहब मुझे भेजा गया है और मैं साइन करके आज आपको लैंड बेच दूंगा, शुड आई एक्सेप्ट, या मुझे इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि क्या पियोन को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है या नहीं दी गई, दी गई है तो क्या वास्तविकता में वो पावर ऑफ अटॉर्नी बोर्ड की मीटिंग में थी या नहीं थी, उस मीटिंग में सब कुछ वैलिड था या नहीं था, मुझे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। या मेरे को बोला गया पियोन आया है और बस पियोन ने पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाई और मैंने कर लिया एक्ट। मान लीजिए मैंने पियोन, आपकी कंपनी के पियोन ने मेरे साथ रजिस्ट्री कर दी, बाद में आपकी कंपनी मुकर गई और बोली साहब पियोन से क्या मतलब, हमने तो कोई रजिस्ट्री की नहीं है, और मैंने कहा उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाई थी, अब मुझे क्या पता है पावर ऑफ अटॉर्नी में नकली साइन है या क्या साइन है, तो कोर्ट भी बोलेगा यार आप में अकल नहीं है, एक पियोन के साथ आप रजिस्ट्री जैसी डील कर रहे हो, वो पावर ऑफ अटॉर्नी नकली हो सकती है, बात खुद सोचने की है, आपको तय तक जाना चाहिए था, कोई भी कंपनी का पियोन क्यों करेगा। सो अगर सस्पेंस है किसी इरेगुलरिटी से रिलेटेड और आप जांच करनी चाहिए आपको और आप जांच नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस भी ये लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि नेग्लिजेंस का केस है, ये नेग्लिजेंस का केस है। इसके बाद जरा देखिए फोर्जरी। फोर्जरी कभी भी वैलिड नहीं होती। जैसे मेरी बात एक समझिए, मिस्टर एक्स हैं, इनके पास रिलायंस के शेयर हैं, सपोज रिलायंस के छोड़िए XYZ कंपनी के शेयर्स हैं, मिस्टर वाई हैं, ये शेयर लेना चाहते हैं मिस्टर एक्स से। एक मिस्टर जेड है, इसने वाई से कहा कि मैं आपको एक्स के शेयर दिलवा रहा हूं, वाई ने कहा ठीक है मैं पैसे दे देता हूं, इसने वाई ने कैश में पेमेंट दे दिया, जेड ने शेयर सर्टिफिकेट दे दिए जिसपे एक्स के साइन थे, प्लस शेयर ट्रांसफर डीड भी कर दी। एक शेयर ट्रांसफर डीड चाहिए होती है जिसमें एक्स कहता है कि मेरे शेयर्स वाई को ट्रांसफर कर दिए जाए, उसमें भी एक्स के साइन थे, वाई ने साइन देखे एक्स के। ये शेयर ट्रांसफर डीड बाद में कंपनी को भेजी जाती है और कंपनी अब एक्स का नाम काट के वाई का नाम चढ़ाएगी। साइन एक्स के जेड ने ऐसे बनाए थे, ये एक्स ने एक्चुअली में कोई साइन नहीं किए थे, एक्स के साइन जेड ने इस तरीके से बनाए थे कि जब ये शेयर ट्रांसफर डीड कंपनी के पास पहुंची तो कंपनी को भी लगा एक्स ने ही शेयर ट्रांसफर करे और उसने एक्स का नाम काट के वाई का नाम कर दिया। अब कंपनी के रिकॉर्ड में किसका नाम आ गया बच्चों, वाई का। इधर एक्स को क्या लग रहा है जब वो रात में सो रहा है तो कि भाई मेरा नाम है। कंपनी ने अचानक डिविडेंड डिक्लेयर करा, अब बताओ किसको ख्वाब आएगा कि वो डिविडेंड मिलेगा। वाई सोच रहा है मैं शेयर होल्डर हूं क्योंकि मेरे नाम में कंपनी ने नया शेयर सर्टिफिकेट दे दिया और कंपनी के हिसाब से भी वाई है। इधर एक्स ने कभी शेयर ट्रांसफर करे ही नहीं है, जेड ने उसके नकली साइन बना के किए थे, तो एक्स सोच रहा है मुझ पर डिविडेंड आएगा, वो खूब अपना पार्टी कर रहा है, बोले अब कल बहुत अच्छा डिविडेंड आने वाला है। इधर वाई पार्टी कर रहा है कि डिविडेंड आने वाला है। डिविडेंड किसको आया होगा, प्रैक्टिकली डिविडेंड आया होगा वाई को। जब एक्स पे डिविडेंड नहीं आया तो एक्स ने कंपनी को लिखा
कि भाई आई एम द शेयर होल्डर, वाई आई हैव नॉट रिसीव द डिविडेंड, वाई यू हैव नॉट पेड द डिविडेंड टू मी। XYZ ने कहा कि मेरे भाई एक्स इधर आओ, तुमने तो अपने शेयर वाई को भेज दिए, वी हैव द ट्रांसफर डीड साइंड बाय यू एंड साइन हैज बीन वेरीफाइड, आपके ही साइन है। एक्स बोला मैंने तो कभी कोई साइन किए ही नहीं, ये प्योर फोर्जरी है। अब आप बताइए, वाई कह रहा मुझे इस फोर्जरी से क्या मतलब, मैंने तो कंपनी को शेयर ट्रांसफर डीड भेजी थी और कंपनी ने वेरीफाई करे साइन। सो ये कंपनी का इंटरनल मैटर है कि उससे क्या गलती हुई, और मैं हर हाल में ये शेयर्स मेरे हैं। एक्स कह रहा है शेयर मेरे हैं, मैंने तो कभी बेचे ही नहीं। XYZ कंपनी किसके शेयर मानेगी ये बताइए, लॉ किसके शेयर मानेगा? क्या वाई ने कोई गलती करी है? वाई इनोसेंट है, वाई ने कोई गलती नहीं करी। इनफैक्ट उसने तो कंपनी से भी वेरीफाई कराए थे, कंपनी ने भी यही माने कि एक्स ने ही साइन किया और वाई के नाम में शेयर सर्टिफिकेट आ गया। क्या एक्स की गलती है? एक्स ने तो कभी शेयर ट्रांसफर करे नहीं, ऐसे तो कोई भी किसी के शेयर ट्रांसफर कर देगा। सो वाई ने कहा ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, ये तो कंपनी का इंटरनल मैटर है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं, और एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हमेशा मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी, सो आई एम द शेयर होल्डर। बट क्योंकि ये फोर्जरी हुई, और किसके साथ फोर्जरी हुई? XYZ के साथ भी हुई, वाई के साथ भी हुई और एक्स के साथ भी हुई, और फोर्जरी कभी भी भारत में वैलिड नहीं होती। हेंस इन दिस केस में वाई का प्ली कैंसिल हो जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा, एक्स ही शेयर होल्डर रहेगा। वाई के अगर कोई डैमेजेस हैं तो वो कंपनी से वसूलेगी, कंपनी जेड से वसूलेगी, जेड कहां गया वो देखा जाएगा, बट किसी भी हाल में ये ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं हो सकती। तो कभी भी फोर्जरी अगर हो गई है तो आप ये नहीं कह सकते तो कंपनी को देखना चाहिए था, कंपनी वेरीफाई नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। अगर फोर्जरी है तो कभी भी वैलिड नहीं हो सकती किसी भी एक्ट से। तो प्लीज, अगर आपको जानकारी थी और फिर भी आपने काम किया तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते मुझे इंटरनल मैटर की जानकारी नहीं है, या आप जानकारी ले सकते थे बट आपने नहीं ली। आप ले सकते थे बट आपने नहीं ली। सेकंड मैटर है कि अगर आप क्या कहते हैं सस्पिशियस कोई ट्रांजैक्शन है, इरेगुलरिटी लग रही है आपको, तो आपको उसकी जानकारी करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे तो नेग्लिजेंस माना जाएगा और इस कंडीशन में भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और थर्ड, फोर्जरी में भी कभी भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये शेयर्स ट्रांसफर का ही केस है, रूबेन वर्सेस ग्रेट फेंगाल कंसोलिडेटेड में, इसे हमने आपको बता दिया है। तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे दोनों लॉ। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको सपोर्ट करता है? कंपनी को, क्या आउटसाइडर को जानकारी है, आउटसाइडर डैमेज नहीं मांगेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसको सपोर्ट करता है? आउटसाइडर को, बट कुछ एक्सेप्शन है जहां आउटसाइडर को सपोर्ट नहीं मिलती है। और अल्ट्रा वायरस में तो दोनों के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। और सिर्फ वो 3 रेमेडीज थी, वो मैंने आपको बता दी थी कि वो अगर कैश है तो कैश वापस हो जाएगा, अगर कोई एसेट ले लिया तो एसेट दूसरे के पोजीशन में चली जाएगी, और अगर कोई आपने लाइबिलिटी पे कर दी है तो लाइबिलिटी में प्लेस आ जाएगा, राइट। तो कुल मिला के अब ये तीनों लॉज आप पढ़ लीजिए, इनसे क्वेश्चंस आ सकता है बच्चों। बाय बाय।